जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग वेन आरेख पर आधारित अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में अभी तक जितने भी वेन आरेख पर प्रश्न पूछे गए हैं या जितने भी टाइप से प्रश्न बन सकते हैं या पूछे भी गए हैं, तो उन सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वेन आरेख पर आखिर हमसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस तरह से प्रश्न बनाते हैं और उनको कैसे हमको सॉल्व करना होता है। इन्हीं सब टेक्निक को आज हम लोग इसमें सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि अगर मान लो आगे भविष्य में किस तरह से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी वेन आरेख के बारे में हम लोग अगर समझ लें तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेन आरेख आखिर में होता क्या है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो वेन आरेख होता है साथियों, जो डेटा दिया जाता है क्वेश्चन में, उसी का हम लोग अगर जो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट होता है या डेटा होता है, अगर उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड या इसका मतलब यही है साथियों कि आप जानते हो ज्योमेट्रिकल फिगर में सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। इन सब शेप से हम लोगों का मतलब है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर का। तो अगर इन्हीं सब चीज़ों में हम उनको ड्रा कर दें तो यही बेसिकली क्या कहलाता है, जनरली वेन आरेख कहलाता है। तो हमारे पास जो भी डेटा होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, उनको हम ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो बेसिकली उसी को हम लोग वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में एक पॉइंट और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को थोड़ा एक चीज़ इसमें समझना होगा इसके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कि अगर मान लो कोई भी डेटा हो, जो इन्फॉर्मेशन हो, अगर एक यूनिट को वह डिफाइन कर रहा हो तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साथियों उसको हम लोग अंदर रखते हैं और जो बड़ी यूनिट होती है सेम उसी के शेप में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास मान लो टाइम हो, टाइम को हम लोग किन किन चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी अगर हम बात करें डायल घड़ी से, तो उसमें सेकंड होता है, मिनट होता है और घंटा होता है। तो जो सेकंड होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी की बात करते हैं तो मिनट होता है, उससे बड़ी क्या होती है, घंटे होती है। तो अगर इनका हमें वेन आरेख रिप्रेजेंट करना हो, ड्रा करना हो, तो हम लोग इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने बताया हमारे पास क्या हो, सेकेंड हो, मिनट हो और आवर हो। इसका हमें बनाना है वेन डायग्राम। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो इनका वेन डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह से ड्रा करता है। सबसे पहले हम लोग सेकंड को रखेंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ से हम लोगों का मिनट आ जाएगा और जस्ट इसके बाद में क्या आ जाएगा, हम लोगों का आवर हो जाएगा। तो ये इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया वेन आरेख में और इस क्वेश्चन का इसका हम लोगों का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और समझते हैं। जैसे अगर बात की जाए प्रयागराज और एक है मान लो उत्तर प्रदेश और दूसरा है मान लो इंडिया, क्या है, इंडिया। अब अगर इनका हमें वेन आरेख बनाना हो साथियों तो हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ जो प्रयागराज है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रयागराज, चूँकि हम सभी को पता है जो प्रयागराज है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है और जो उत्तर प्रदेश है वह इंडिया के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है और कौन सा उससे बड़ी यूनिट है। इसी के हिसाब से हम लोग वेन आरेख को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया पहले प्रयागराज, इसके बाद में हम लोगों का हो जाएगा उत्तर प्रदेश और इसके बाद में हम लोगों का हो जाएगा इंडिया। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और इंडिया का वेन आरेख। अब यहाँ पर आप लोग सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, बट बेसिकली जो जनरली यूज़ किया जाता है वो सर्कल का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आप लोग इसको और विस्तार से हम लोग अपने प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो चलिए साथियों अब हम लोग अपनी प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 1 है हम लोगों को यहाँ पर बेन आरेख ड्रा करना है, और जो मेन क्वेश्चन है हम लोगों का कि ये है कुछ फेरी वाले लखपति हैं। इसका हम लोगों को यहाँ पर बेन आरेख बताना है। प्रश्न है हम लोगों का यूपी पीएससी आरओ 2018 का है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न कट रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मेन प्रश्न है हम लोगों का कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं, इन्हीं का हमको वेन डायग्राम ड्रा करना। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो ऑप्शन है साथियों, ये हम लोगों का A-B का होता है। आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लास 11th में जो वेन डायग्राम होता है। तो A-B का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि A का पार्ट और जो B का पार्ट है, यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है ना, इस वजह से ये वाला पार्ट A में नहीं होगा। A का टोटल पार्ट होगा, बट जितना पार्ट इसमें B में सम्मिलित है वो भी A में नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम लोग A-B। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो हम लोग का यही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है भाई कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं। मान लो ये लखपति हो गया और ये हो गया फेरी वाले, तो इन दोनों में सम का रिलेशन हो सकता है भाई कि यहाँ इतना जो पार्ट है ये कुछ फेरी वाले लखपति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर सम का रिलेशन होता है वो कुछ ध्यान रखना, इस तरह से हम लोगों का आरेख बनता है। तो जब भी सम का रिलेशन होगा तो हम लोगों का वेन डायग्राम इसी तरह से ड्रा होगा। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति सांप और सरीसृप के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है सांप और सरीसृप। यहाँ पर दोनों देखो एक ही यूनिट की बात हो रही है। मतलब यूनिट से मतलब क्या है कि अगर मान लो टाइम है या प्लेस है, जो भी चीज़ें डिफाइन करता हो तो यहाँ यूनिट का मतलब हम लोगों का ये है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सांप है और सरीसृप है। हम सभी जानते हैं कि जो सांप होता है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है, यानी कि जितने भी सांप होते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया भाई हम लोगों का सांप और ये हो गया सरीसृप। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि कुछ निम्न में से कौन सी आकृति भेड़ और गाय के बीच संबंध दर्शाता है। ये है भाई अलग जानवर और ये अलग जानवर है, भेड़ है और गाय है। तो इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगर यहाँ पर एक चीज़ और होता है, यहाँ पर जानवर भी हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन हो जाता है जानवर, तो ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाता है। ये हो गया जानवर और इसके अंतर्गत हो गए भेड़ और ये हो गए आपके गाय। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मूली, बैगन, रंग और सब्जी के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। आप सभी को पता है कि जो मूली होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सब्जी के अंतर्गत आता है। और जो सब्जी होता है उसका कुछ कलर क्या होता है, बैगनी रंग होता है। जैसे मान लो भाई ये हो गया मूली और ये हो गया हम लोगों का सब्जी। तो कुछ ऐसे सब्जी होते हैं जिनका रंग क्या होता है, बैगनी कलर होता है, बट मूली का बैगनी कलर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि यहाँ पर वेन आरेख हम लोगों का चयन करना है, और जो यहाँ पर हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है पत्नियाँ, व्याख्याता और कामकाजी माताएं। ये प्रश्न है यूपी SSS अधीनस्थ का। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। चूँकि यहाँ पर पत्नियाँ हैं, व्याख्याता हैं और कामकाजी माताएँ हैं। हम सभी को पता है कि जो कुछ पत्नियां होती हैं वो व्याख्याता हो सकती हैं, कुछ व्याख्याता कामकाजी माताएं हो सकती हैं। अगर इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम ड्रा करें, ये मान लो वाइफ्स हो गई और ये हो गई व्याख्याता हो गई, और ये मान लेते हैं यहाँ पर एक इमेज और हम लोग बना सकते हैं कामकाजी माताएं, यानी कि वर्कर वुमेन्स। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कुछ पत्नियाँ व्याख्याता हो सकती हैं, कुछ जो व्याख्याता होती हैं वो कामकाजी माताएं हो सकती हैं, और कुछ पत्नियां क्या हो सकती हैं, कामकाजी माताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो रिलेशन बनेगा ना वो तीनों में सम का रिलेशन बनेगा। इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक बार हम लोग इन सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे देखो भाई हम लोगों का जो प्रश्न है ना वो कह रहा है यहाँ पर
कि पत्नियां व्याख्याता कामकाजी माताएं। ये देखो यहाँ पर आल का रिलेशन हो गया। यहाँ पर मतलब क्या होता है कि मतलब तीनों एक ही यूनिट की बात हो रही है और तीनों में उसमें से आप यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में समझ सकते हो, उसको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो हम लोगों का गलत हो जाएगा इस तरह से, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये तीनों अलग अलग यूनिट की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन के माध्यम से भी देखें तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि इसमें बताना है दूध, तरल और कलम। तो हम सभी को पता है भाई कि जो दूध होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, इसी लिक्विड के अंतर्गत आता है। बट जो कलम होता है वो सॉलिड होता है, वो अलग चीज़ होता है। तो यहाँ से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का साथियों कि समाज है दोस्त और दुश्मन। हम सभी को पता है अगर ये समाज का एरिया बहुत बड़ा है, इसमें कुछ दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी होंगे। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग अगर देखें तो इसमें हम लोगों को बताना है कि शिक्षक पुरुष और महिलाएं। ये हम सभी को पता है कि जो शिक्षक होते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच में कौन सा संबंध दर्शाता है। तो आप सभी को पता है कि जो शिक्षक होते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यह डिफाइन कर रहा है कि जितने भी पुरुष हैं वो सब शिक्षक हैं। इस पूरे बड़े वाले एरिया को अगर हम लोग शिक्षक मान लेते हैं, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितने भी मेल हैं वो शिक्षक हैं और जितने भी फीमेल हैं वो क्या है, शिक्षक हैं। ये तो ऑप्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। यहाँ से सम का रिलेशन बन रहा है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षक पुरुष और महिलाएं। तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया। ये तीनों अलग अलग यूनिट डिफाइन कर रहा है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से जो हम लोग ऑप्शन के माध्यम से जा सकते हैं, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग शिक्षक मानते हैं तो देखो कुछ शिक्षक भाई पुरुष होते हैं, ठीक है, या कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक महिलाएं हो सकती हैं, या कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग अगर देखें। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि हम लोगों को यहाँ पर बताना है अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में और भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। चूँकि भाई देखो यहाँ पर है अपराधी है, पॉकेटमार है और आगजनी है। हम सभी को पता है कि आगजनी और जो पॉकेटमार वाला होगा वही अपराधी कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर कुल कहने का मतलब है अपराधी का एरिया हो गया बड़ा, ठीक है, और ये हो गए पॉकेटमार और ये हो गए आपके आगजनी। यानी कि हो सकता है कुछ पॉकेटमार जो हो वो आगजनी का भी काम करता हो, या हो सकता है कुछ जो आगजनी वाले हो पॉकेटमार का काम करते हों। तो इन दोनों में तो सम का रिलेशन बनेगा। बट चूँकि ये क्या है, दोनों ही किसके अंतर्गत आएंगे, अपराधी के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को बताना है चोर, पुलिस और अपराधी। ये अगर हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो चोर है वो क्या होगा, अपराधी होगा। ये चोर हो गया, ये अपराधी हो गया। इन सभी को पकड़ने का काम कौन करेगा, भाई पुलिस हो गया, ये अलग हो गया। तो ये जो चोर है ये अपराधी हो गया और पुलिस अलग हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि शाक बच्ची, बाघ और पशु। शाक बच्ची, बाघ और पशु। हम सभी जानते हैं कि जो पशु होते हैं, हम सभी को यह पता है कि जो पशु होते हैं वो कुछ शाक बच्ची होते हैं और कुछ बाघ भी होते हैं। यानी कि जो बाघ हुआ, एक बाघ को हम लोग मांसाहारी के कैटेगरी में रखते हैं और शाक बच्ची जो हो गए ये शाकाहारी के अंतर्गत हो गए। तो जैसे जो बाघ हो गया भाई ये मांसाहारी के कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो शाक बच्ची है इसको हम लोग शाकाहारी के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। सी की बात करें तो जो बाघ होता है और यहाँ पर सम का रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं, सुटेबल है, ये तो
है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का ऑप्शन सुटेबल है, जो यहाँ पर सही वेन डायग्राम बनेगा कि ये जो पशु का एरिया हो गया बड़ा हो गया और इसमें आपको शाक बच्ची देखने को भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको बाघ भी देखने यानी कि मांसाहारी भी जानवर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि प्रोफेसर हैं, शोधकर्ता हैं और वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर डिफाइन कर रहा, अगर एक किसी को यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लें तो एक बाहर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को हम लोग एक कैटेगरी के अंतर्गत रख नहीं सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये प्रोफेसर हो गए, ठीक, और ये हो गए आपके शोधकर्ता को हम लोग यहाँ एस से डिफाइन कर लेते हैं, और ये हो गए आपके साइंटिस्ट। ठीक है, एस टी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लें। तो भाई यहाँ से क्या होगा कि कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट शोधकर्ता हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो सम का तीनों के मध्य में रिलेशन बनेगा। हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो तीनों का काम करते हों, तो इसलिए हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का द्रव है, दूध है और नदी जल है। ये प्रश्न संख्या 16 को अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को बताना है द्रव है, दूध है और नदी जल है। हम सभी को पता है कि द्रव का एरिया यहाँ पर बड़ा होगा और इसी के अंतर्गत चूँकि जो मिल्क है यानी कि दूध है ये भी लिक्विड है, नदी जल भी क्या होता है, लिक्विड होता है, बट इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव का एरिया यहाँ पर बड़ा हो गया और ये आपका मिल्क हो गया और ये आपका रिवर वाटर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया साथियों 16 का ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को बताना है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में सही आरेख। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, यहाँ पर सम का रिलेशन गलत, यहाँ पर तीनों अलग अलग गलत, ये तीनों एक यूनिट में डिफाइन कर रहा तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? चलिए देखते हैं। क्योंकि जो समुद्र है ना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो समुद्र होता है वो पृथ्वी पर ही है, तो इसलिए समुद्र का एरिया छोटा हो गया और जो पृथ्वी हो गया ये बड़ा एरिया हो गया। बट ये जो सूर्य है इन सभी से अलग है तो ये अलग हो गया। तो यहाँ से जो हम लोगों का वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर पी में दिखाई दे रहा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि घर है, ईंटें हैं और पुल हैं। घर हैं, ईंटें हैं, पुल हैं। ऑप्शन नंबर ये तो पूरा गलत हो गया क्योंकि एक यूनिट की बात सब में कर रहा है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि चाहे घर हो, ये हो गया ईंट, ठीक है, कुछ ईंटों से जो पुल होते हैं, ये मान लो पुल हो गया, ये हो गया ब्रिक आपका और ये हो गया आपका होम, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि जो घर बनाए जाते हैं कुछ घरों में क्या होता है ईंटों का प्रयोग किया जाता है, पुलों में कुछ ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का। हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि राज्य, जिला और शहर का वह कौन सा वेन डायग्राम है जो एकदम परफेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर रहा। तो हम सभी को यहाँ पर पता है कि ये तीनों एक ही यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जो शहर होता है ये शहर हो गया, शहर से बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, और जिला से बड़ा आपका राज्य होता है, ठीक है। ये सिटी हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये आपका स्टेट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का यहाँ पर बताना है कि अविवाहित व्यक्ति, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर और पुरुष में यहाँ पर हम लोगों को वेन डायग्राम बताना है। तो यहाँ पर भाई हम लोग अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ये तो यहाँ से क्लियरली स्पष्ट कर ही नहीं पा रहा कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो
तो यहाँ पर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि कुछ अविवाहित व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ बिजनेसमैन लीडर हो सकते हैं, कुछ लीडर अविवाहित व्यक्ति हो सकते हैं। तो इन तीनों में सम का रिलेशन बनेगा, जो कि कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का साथियों, बताना है गायिका, नृत्य और कला, इन तीनों का सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आर्ट, ठीक है, आर्ट के अंतर्गत ये नृत्य होता है और ये आपका गायिका होती हैं, और इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का आर्ट का एरिया बड़ा हो गया, ये हो गया हम लोगों का गायिका, और ये हो जाएगा डांस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी है इसका एरिया बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये सम को डिफाइन कर रहा है, ये तीनों अलग अलग बात हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का जो है स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़, ये हम सभी को पता है कि जो स्तनपायी होते हैं वो कुत्ता होते हैं और चमगादड़ होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों का वेन डायग्राम बनेगा वो स्तनपायी का बड़ा डायग्राम बनेगा, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, और ये हो गया आपका डॉग, और ये हो गया आपका बैट यानी कि चमगादड़। तो इस तरह से हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर दिख रहा हो वो केवल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि चाय, कॉफ़ी और पेय, इन तीनों का सही वेन डायग्राम ड्रा करना। तो हम सभी को पता है कि जो पेय पदार्थ के अंतर्गत आपका कॉफ़ी भी होता है और इसी के अंतर्गत आपका चाय भी होता है, बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। चाय अलग चीज़ है, कॉफ़ी अलग चीज़ है, बट ये दोनों हैं ही पेय पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेय पदार्थ का एरिया बड़ा हो गया और ये तीनों अलग अलग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो प्रश्न संख्या हम लोगों का 24 है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर बताना है साथियों, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों को बताना है पुस्तकों, उपन्यासों और कोशों के बीच में वेन डायग्राम। ये आपका पुस्तक हो गया, उपन्यास हो गया और कोश हो गया। तो हम सभी को भाई आप पता होगा कि जो पुस्तक होता है उसका एरिया बड़ा होता है, उसी के अंतर्गत आपको उपन्यास भी देखने को मिलेंगे और कोश भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ये हो गया हम लोगों का उपन्यास, ये हो गया आपका कोश और ये हो गया आपका बुक, ठीक है। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का 25 में हम लोगों को बताना है कि बाघ, हाथी और जानवर के मध्य में यहाँ पर कौन सा वेन आरेख है। ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि इन दो को अंदर रख करके इन तीनों का रिलेशन बताया, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हो गया हम लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जानवर के अंतर्गत आपका हाथी भी आएगा और जानवर के अंतर्गत बाघ भी आएगा। जानवर का एरिया बड़ा होना चाहिए, जो कि इसी ऑप्शन में दिख रहा है। ये आपका लायन हो गया, ये आपका एलिफेंट हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों को यहाँ पर बताना है चिकित्सक, शिक्षक और महिलाएं। चिकित्सक, शिक्षक और महिलाएं, तो भाई यहाँ पर फिर से वही तीनों में सम का रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो मान लेते हैं अगर इसे चिकित्सक मतलब डॉक्टर यहाँ मान लेते हैं, शिक्षक मतलब इसे टीचर मान लेते हैं और इसे वुमेन यानी कि महिलाएं। तो भाई कुछ डॉक्टर टीचर हो सकती हैं, कुछ टीचर महिलाएं हो सकती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं। तो यही ऑप्शन हम लोगों का सही हो, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये तीनों अलग कर दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता था। ये एक यूनिट की बात करके इन दोनों को सेम कर रहा अलग अलग, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का 27। इसमें हम सभी को बताना है कि पेन, पेंसिल और स्टेशनरी, इन सभी में चूँकि पता है हम सभी को कि जो स्टेशनरी का एरिया बड़ा होना चाहिए। पेन अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है, बट ये दोनों आते किसके अंतर्गत हैं? स्टेशनरी के। तो यहाँ पर ये हो गया स्टेशनरी, ये हो गया पेन और ये हो गया पेंसिल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को बताना है मिनट, दिन और महीनों, ये तीनों ही टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक यूनिट की बात हो रही है। जो यूनिट स्मॉलेस्ट होगी उसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मान लो ये हो गया मिनट, ठीक है, इसके बाद में दिन है, ये हो गया दिन, इसके बाद में है माह, तो ये हो गया आपका मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों को यहाँ पर बताना है, सांप है, छिपकली है और रेंगने वाले जीव हैं। तो भाई ये रेंगने वाले जो जीव होंगे ना, सांप भी उसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये भी पेट के बल चलता है रेंग करके, उरग जिसे हम लोग कहते हैं। छिपकली भी उसी तरह से चलती है, तो यानी कि रेंगने वाले का यहाँ पर एरिया बड़ा होगा और इसी के अंतर्गत आपका सांप भी होगा और छिपकली भी होगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया रेंगने वाले यानी कि सरीसृप हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका छिपकली और ये हो गया आपका सांप। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों हम लोगों का, यहाँ पर फिर से बताना, दिन है, माह है और बर्थ है, ठीक है, एक ही यूनिट को डिफाइन कर रहा है। तो दिन को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, मंथ को यहाँ पर रखते हैं और ईयर को यहाँ पर। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि एक यूनिट का मतलब है साथियों, अभी हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो एक यूनिट की बात होगी तो जो स्मॉलेस्ट होगी उसको एकदम नीचे रखेंगे, जस्ट उसी से असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, राजनीतिज्ञ, ठेकेदारों और मोमबत्तियों की मदद। मोमबत्ती अलग चीज़ है, ये दोनों बर्तन है, ये दोनों अलग चीज़ है, ये आप सभी को समझना होगा। हो सकता है कुछ राजनीतिक ठेकेदार हों, बट मोमबत्ती तो एकदम अलग होगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि जिसमें एक अलग हो और दो में कुछ का रिलेशन हो। ये तीनों में रिलेशन बता रहा है तो ये गलत हो गया, ये तीनों में रिलेशन दिखा रहा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 को। तो यहाँ पर देखिए भाई, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिकल, और इसको हम लोग मान लेते हैं ठेकेदार। ये हो गया मोमबत्ती आपका अलग चीज़ और इन दोनों में सम का रिलेशन है। तो यहाँ से जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों ये थे 35 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने देखा एसएससी के, यूपी ट्रिपल एससी के और यूपी के जो यूपी पीसीएस द्वारा एग्ज़ाम में कंडक्ट कुछ होते हैं। इसका एक पार्ट हम और लेकर के आएंगे जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें बैंकिंग के भी प्रश्न शामिल होंगे। तो ये थे साथियों कुछ एसएससी के, यूपी ट्रिपल एससी के और यूपी पीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए आपके बेन आरेख पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन देखा कि इसमें 3 को रिलेट करके जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, और इसमें हम लोगों ने देखा, चलिए इसको हम लोग एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वो इस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। कोई एक एरिया दिया जा रहा है जिसका एरिया बड़ा है और एक ऐसे 2 यूनिट आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है जिनका एरिया स्मॉलेस्ट है और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये हो गया सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। फिर इसके बाद में अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर जो सेकंड है टाइप का आपका, ये कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ पर 3 डेटा दिए जाएंगे, उन तीनों में कुछ सम का रिलेशन होगा। ये पैटर्न पर आधारित आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा और इनको समझना होगा। इसके बाद में जो कुछ होता है, इसके बाद में जो 3rd नंबर पर आता है, जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं वो कुछ की उन दोनों में कुछ सम का रिलेशन होता है, ठीक है, सम का रिलेशन कुछ इस तरह से फिगर बनता है। तो जो ये वाला डायग्राम होता है ये सम को डिफाइन करता है। तो इस पर भी पैटर्न पर आधारित प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण टाइप के बेन आरेख के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से पहला ज़्यादा बार पूछा गया, सेकंड, इसके बाद में ये 3rd नंबर पर होता है। तो ये इन सब टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से समझना होगा, इन पर आपको और अच्छे से पकड़ बनानी होगी। इसके लिए मैक्सिमम प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आई होप साथियों आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अभी तक जो भी हमने यहाँ पर आपको बताया उसके माध्यम से आप लोग आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
इसी तरह से हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।